गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने विवेकानंद के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे। विवेकानंद के ही समकालीन यानी साथ के समय के थे रविंद्रनाथ टैगोर, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में भाग बढ़कर लिया था, यानी वो काफी आगे बढ़कर सुधारवादी जो आंदोलन थे बंगाल के उनमें भाग ले रहे थे। उस परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग थे, यानी धार्मिक टाइप के। वे श्रेष्ठ लेखक और कलाकार थे, पर रविंद्रनाथ का स्थान इन सबसे ऊंचा था और पूरे भारत में क्रमशः उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कोई उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता था, यानी वो काफी श्रेष्ठ लोगों में आ गए थे। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, किंतु वे इतने संवेदनशील और भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे, यानी खुद को समर्पित कर चुके थे उनके प्रति कि जब कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी तो वे बाहर निकलते थे और ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों की को चेतावनी देने लगते थे, यानी भारतीय जनता से उनका काफी ज्यादा अटैचमेंट हो गया था। 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर का खिताब लौटा दिया था, जो उन्हें सर का खिताब मिला था उसको लौटा दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य खामोशी से आरंभ किया था उसने शांति निकेतन को भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया, यानी भारत को उन्होंने काफी अच्छा स्थान दे दिया था। भारतीय मानस पर उनका प्रभाव विशेषकर एक के बाद एक आने वाली नई पीढ़ियों पर बेहद रहा। वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे, यानी भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय रूप में अच्छे से उच्च रूप में मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास और उसके लिए काम करने के कारण वे भारत के संदेश को दूसरे देशों तक ले जाते रहे। उनके संदेश अपने लोगों के लिए लाते रहे, यानी भारत को दूसरे देशों से जोड़ने का कार्य वो करते रहे। फिर भी उनके पैर दृढ़तापूर्वक भारतीय की धरती पर जमे हुए थे और उनका मस्तिष्क जो उनका दिमाग था वो उपनिषदों के ज्ञान से ओतप्रोत था। हालांकि वो दूसरे देशों में जाते रहे थे, लेकिन जो उनकी जड़ें थी, जो उनकी धरती भारत की धरती थी, उस पे ही पैर जमे हुए थे, यानी वो काफी ज्यादा अच्छे से उससे जुड़े हुए थे और जो भारत के उपनिषद थे उनसे ज्ञान से उनका जो मन है वह ओतप्रोत था, यानी भरा हुआ था, काफी ज्यादा अटैच था। घोर व्यक्तिवादी होने के बावजूद वे रूसी क्रांति की महान उपलब्धियों के प्रशंसा करते थे उनकी, विशेषकर शिक्षा के प्रसार, संस्कृति, स्वास्थ्य और समानता की चेतना के, यानी इन चीजों की वो काफी ज्यादा प्रशंसा करते थे। टैगोर ने भारत की उसी तरह बहुत अधिक सेवा की जैसे कि एक दूसरे स्तर पर गांधी ने की थी, अर्थात उन्होंने लोगों को एक सीमा तक इस बात के लिए विवश किया कि वे अपने विचारों को संकीर्ण घेरे से बाहर निकलकर मानवता को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्न पर ध्यान दें। टैगोर भारत के सबसे बड़े मानवतावादी थे, यानी क्या है कि वे लोगों को कहते थे कि आप एक अपनी छोटी सोच मत रखो, बड़ी सोच रखो, लोगों की भलाई से जुड़ो, न कि अपने दायरे में सीमित रहो। 20वीं शताब्दी के पूर्व में टैगोर और गांधी निसंदेह भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी समानता और विषमताओं की तुलना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज में एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते, इतने अलग नहीं हो सकते। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे जो सर्वहारा के प्रति सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए थे, यानी जो टैगोर थे वो हर एक लोगों के लिए सहानुभूति रखते थे और लोकतंत्र में ज्यादा विश्वास करते थे, लोगों के अच्छे की भलाई के लिए। गांधी जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार रूप थे और भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे, वो जनता के आदमी थे। यह परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी। टैगोर मूलतः विचारक थे और गांधी अनवरत कर्मठता के परवर्ती, यानी वो टैगोर हमेशा विचारकों की भांति कार्य करते थे, विचार करके, और जो गांधी थे वो कर्मठता में यकीन करते थे, मेहनत में यकीन थे। दोनों को अपने अपने ढंग की विश्व दृष्टि थी और उसके साथ ही दोनों पूरी तरह भारतीय भी थे, यानी वो कैसे भी हो, कैसे ही उनके विचार हो, चाहे दोनों अलग हो, लेकिन था उनका एक ही संकल्प कि भारत में मानवता की भलाई करना। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे और वो एक दूसरे के पूरक भी थे, यानी कहने को भिन्न थे और साथ में भी थे। अपने आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इस सब में से एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था, लेकिन साथ ही उसके पीछे सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी, यानी उसके पीछे तो एक राजनीतिक बैकग्राउंड भी उनका था।
उदीयमान मध्यम वर्ग का झुकाव राजनीतिक था और वह किसी धर्म की तलाश में नहीं था, यानी उनका जो एक पर्टिकुलर पॉइंट था, ध्यान था, वो सिर्फ राजनीतिक संस्था की ओर ही था। उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार चाहिए था, पर कुछ ऐसा जो उनकी आत्मविश्वास पैदा करता और उस निराशा यानी नैशमान और अपमान के बोध को कम करता जो उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था। यानी ब्रिटिश सत्ता से उनके मन में काफी ज्यादा आपस में काफी ज्यादा अपमान और क्रोध की भावना आ गई थी और वो उसको कम करना चाहते थे। हर देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। भारत का अतीत, भारत का जो भूतकाल है, अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता, काफी ज्यादा अलग अलग प्रकार की विविधता और महानता के साथ सब भारतीयों की साझी विरासत है। हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य लोगों की भी और उन्हीं के पूर्वजों ने इसके निर्माण में सहयोग दिया था। बाद में दूसरे मतों में धर्म परिवर्तन कर लेकिन वे इस विरासत से वंचित नहीं हो जाते। यानी हर तरह से बताया है कि भारत में सांस्कृतिक विविधता और महानता सब भारतीयों की एक तरह से मिलजुलने वाली विरासत है। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास में ने कुछ सांत्वना दी, कुछ भरोसा दिया, कुछ तसल्ली दी। राममोहन राय, दयानंद, विवेकानंद और अन्य लोगों ने विचारात्मक आंदोलन चलाए। एक और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्य धारा से रसपान किया, वहीं दूसरी ओर उनका मानस भारत के प्राचीन मनीषियों यानी महात्माओं और शूरवीरों के विचारों और कार्यों से और उन पूरा गाथाओं यानी जो हमारी गाथाएं थी पुरातन तंत्र की और परंपराओं से भरा था, जिन्होंने अपने बचपन से आत्मसात किया था। यानी जो भी समाज सुधारक आंदोलन चलाने वाले जो ही थे, सबने ही अपने भारतीय विचारों परंपराओं को अपने बचपन को आत्मसात किया था, उनको अपनाया था। इसमें बहुत सी बातें मुसलमान जनता में भी समान रूप से प्रचलित थी। वे लोग परंपराओं से भलीभांति परिचित थे, लेकिन धीरे धीरे विशेष रूप से उच्च वर्ग के मुसलमानों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए इन अर्धधार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब सही नहीं होगा। इन परंपराओं को बढ़ावा देना इस्लाम की भावना के विरुद्ध होगा। उन्होंने अपनी कौमी बुनियाद दूसरी जगह तलाश ली। कुछ हद तक उन्होंने भारत के अफगान और मुगल युग में पाया, लेकिन उसमें खाली जगह पूरी तरह नहीं भर पाए थे, यानी उनकी जगह दूसरी कोई नहीं ले सकता था।